आज राजनीतिक विज्ञान की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर जो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसका विवेचन परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका किया जाता है? पहले देखिए, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय विधियों, संबंधों और संगठनों का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांतों और विचारधाराओं का अध्ययन, प्रशासन प्रबंध का अध्ययन, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, राजनीतिक दलों और दबाव गुटों का अध्ययन। अब गार्नर के अनुसार क्या है? गार्नर के अनुसार राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों के अन्वेषण, उक्त खोज अथवा अन्वेषण के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों को यथासंभव अनुमान के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन, राज्य का आदर्श निश्चित करना। फ्रेडरिक पोलाक ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के दो क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। कौन कौन? सैद्धांतिक राजनीति विज्ञान और व्यवहारिक राजनीति विज्ञान। आगे देखते हैं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? इसके अनुसार राजनीति विज्ञान में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका है? पहले राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, अन्य राजनीतिक विज्ञानों का अध्ययन, शक्ति और प्रभाव का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति और सामान्य मत का अध्ययन, विभिन्न समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन, विविध विषय क्षेत्र। आगे देखिए, सन 1948 में यूनेस्को के हुए सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों को निम्न विषयों को शामिल किया गया। क्या क्या शामिल किया गया था? राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मैकडूगल और ग्राहम वालास ने राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर संकेत किया। हाजर स्टीवेंसन, राजनीतिक विज्ञान जो एक समय अपने अध्ययन के लिए राजकीय तत्वों का ही ध्यान करता है, आज अपने प्रशासनिक तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधारों की विवेचना करता है। वेडल विल्की ने अपनी पुस्तक एक वन वर्ड में संपूर्ण मानव को जो एक रूपता दिखाई है, वह एक तथ्य है और इससे राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक वृद्धि हो गई। रोला, पिनाक तथा स्मिथ के अनुसार क्या है और क्या होना चाहिए दोनों यथार्थ एवं आदर्श के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इस दृष्टिकोण से सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान कहा जा सकता है। आगे देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है? कला अथवा विज्ञान? कि राजनीतिक विज्ञान कला है या विज्ञान है, इसमें मतभेद है। तो कुछ जो है विद्वान है इसे कला मानते हैं और कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान है या नहीं, इस सिद्धांतों विद्वानों के क्या मतभेद है। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा है, मास्टर साइंस कहा है, तथा बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहा है। बोंदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंट्सकी, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि विद्वानों ने भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। मैटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन मॉस्का और ब्रोगन बार्क आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। काम्टे देखिए क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उनकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों और निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है, इसमें उन तथ्यों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सके, यानी कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि विज्ञान में भविष्यवाणी संभव होती है। बकल क्या कहते हैं, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर है,
यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ये कौन कह रहे हैं? बकलील कह रहे हैं। आगे मैटलैंड क्या कहते हैं? मैटलैंड आलोचना करते हुए कहते हैं जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। बर्क क्या कहते हैं? जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान बनाना तो संभव विज्ञान बनाना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। अब राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसके संबंध में क्या क्या तर्क है? सुनिश्चित परिभाषित शब्दावली का अभाव है, सामान्य नियमों एवं तथ्यों का अभाव है, प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव नहीं है, भविष्यवाणी नहीं संभव है, कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव होता है, अनिश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव होता है। यानी कि निश्चित कोई अध्ययन पद्धति नहीं होती। आगे देखिए, बिलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। बिलोबी कह रहे हैं ना ही संभव है और ना ही वांछनीय है। बर्क क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान भविष्यवाणी करना मूर्खता है। राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसके बारे में क्या क्या तर्क है? तो पहला तर्क यह है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है। पहला तर्क क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। दूसरा क्या है? अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता है। समान तथ्य है, कार्य एवं कारण में पारस्परिक संबंध है, परीक्षण संभव है और भविष्यवाणी की क्षमता। मतलब ये जो विज्ञान मानते हैं वो ये मान रहे हैं कि भविष्यवाणी करने की इसमें क्षमता होती है। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? मानव प्रकृति की प्रवृत्ति में एक रूपता और समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के ही कार्य करता है। आगे देखिए, फाइनर डॉक्टर फाइनर क्या कहते हैं? फाइनर कहते हैं निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणियां तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। और होल्टजन डार्फ ज्ञान क्या कह रहे हैं? ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबंध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान के राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। आगे देखिए, सर फ्रेडरिक पोलाक क्या कहते हैं? जिस प्रकार नैतिकता का एक विज्ञान है, उसी भाव में, उसी तरह और लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसे एक सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञान जैसी यथार्थता प्राप्ति करना कठिन है, तथापि सामाजिक विज्ञान समस्याओं पर उसी वैज्ञानिक ढंग से विचार किया जा सकता है जैसा कि रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र में। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान को ऋतु विज्ञान की भांति अपूर्ण और अविकसित विज्ञान कहा है। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। कुछ विद्वान ने इसे कला के रूप में स्वीकार किया है। कला का आशय एवं उद्देश्य जीवन की सुंदरतम क्षेत्र अनुभूति से है, वह मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। विलियम एस्लिंगर ने क्या कहा? विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। ब्लंटशली ने क्या कहा? राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य के संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वैसा वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन किया है। कैटलिन क्या कहते हैं? राजनीति का अर्थ विस्तार करते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों माना जा सकता है। यानी कि तीनों कौन मानना है? कैटलिन मानना है। लॉसवेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। कला, विज्ञान और दर्शन, लॉसवेल और कैटलिन कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब तुलनात्मक राजनीति देखते हैं। चलिए, आर.सी. मैक्रिडीज, जी.के. रॉबर्ट्स और एडवर्ड ए. फ्रीमैन का मत है कि अध्ययन विषय के लिए तुलनात्मक राजनीति शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त और सार्थक है। इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीति व्यवहार की संपूर्णता से है। जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है। एम. कार्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति
संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहारों की आपसी विशिष्ट नियमितताओं, समानताओं तथा विरोधों का अध्ययन करती है। समानताओं, नियमितताओं और विरोधों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति शब्द को अपनाने का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप में विरोध लियो स्ट्रॉस, हर्बर्ट स्टोरिंग और हेराल्ड लासवेल ने किया है। देखिए उपागम देख लेते हैं क्या है। एक अध्ययन का उपागम परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत में दार्शनिक, ऐतिहासिक, विधि, कानून, औपचारिक, संस्थात्मक और तुलनात्मक। ये परंपरागत अध्ययन उपागम। और आधुनिक के हैं वैज्ञानिक, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, निर्णय निर्माण, संप्रेषण, अनुशासनात्मक, मनोवैज्ञानिक, समाज विज्ञान और आर्थिक उपागम। तथ्य क्या है? बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य की कला कहा है, यानी कि आर्ट ऑफ पॉसिबल। उदारवादी राजनीतिकों को समझौते की कला कहते हैं। मार्क्स राजनीति और धनीभूत अर्थनीति यानी कॉन्क्रीटेड इकोनॉमिक्स है। राजनीति धनीभूत अर्थनीति है, यानी कि कॉन्क्रीट इकोनॉमिक्स। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। डेविड स्टर्न ने क्या कहा? राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। स्टर्न क्या कहते हैं? राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। माइकल ओकशॉल्ट, राजनीति सीमाहीन समुद्र के समान। अब व्यवहारवाद पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, व्यवहार या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यद्यपि इसकी जड़ें महायुद्ध इसके पहले भी ग्राहम वालास और ब्रिडले आदि की रचनाओं में देखी जा सकती हैं। यह उपागम मुख्यतः अपना ध्यान राजनीति पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्ति निष्ठा, मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे देखिए, व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड स्टर्न है। इनके अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन के इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जो है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या विकसित करना चाहता है। उदय के कारण परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग और विकास देख लेते हैं। 1908 में ग्राहम वालास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और एफ बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुई। 1925 में चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स आई। अब व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान डेविड स्टर्न को कहा जाता है। स्टर्न ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहार के आधार और लक्ष्यों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं ये? 8 हैं। कौन है? नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिणामीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थाबद्धीकरण, शुद्ध ज्ञान और समग्रता। आगे देखिए, व्यवहारवाद की आलोचना। इसमें क्या कहा गया? आलोचना करते हुए अत्यधिक शब्द भंडार है व्यवहारवाद में। राजनीतिक व्यवहार की गलत धारणा है। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। पद्धतियों पर अधिक बल है। मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है और अत्यधिक खर्चीली है। किसके बारे में कहा गया है आलोचना करते हुए? व्यवहारवाद के बारे में। अन्य पद्धतियों का महत्व को नकारना। कौन? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में। अब व्यवहारवाद की उपयोगिता देख लेते हैं। व्यवहारवाद के कारण आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा है। व्यवहारवाद के प्रयास के परिणाम स्वरूप संस्थाओं के औपचारिक
अध्ययन को चुनौती दी गई है। अब व्यक्ति, प्रक्रिया तथा तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बन गए हैं। इसके महत्वपूर्ण निष्कर्षों ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग या सोशल इंजीनियरिंग बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। व्यवहारवाद की निम्न उपयोगिताएं क्या क्या है, चलिए देखते हैं। व्यवहारवाद एक पुनर्निर्माण प्रक्रिया है जिसके राजनीति विज्ञान को एक नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति और उच्चतर परिस्थिति और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक विज्ञानता प्रदान की है। व्यवहारवादियों ने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिसके अनुसार एक समाज विज्ञान को अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। व्यवहारवादी संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने पर जोर दिया, जिसने राजनीति विज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की है। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, विज्ञान पद्धतियां, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। आगे देखिए उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है उत्तर व्यवहारवाद? व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है, जिसमें दो नारे, कर्म और प्रासंगिकता। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज और राज्य व्यवस्था के तात्कालिक समस्याओं और संकटों एवं चुनौतियों के अध्ययन करने और उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इनका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक शोध, समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होनी चाहिए। डेविड स्टर्न के शब्दों में क्या कहा उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को? उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है। राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उनके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उनमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख दो लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं? शोध की सार्थकता और प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म। स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है और वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहते हैं। जिन्हें वह प्रासंगिकता का सिद्धांत कहते हैं। ये क्या है? प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान, व्यवसाय का राजनीतिकरण। आगे देखिए समीक्षा इसकी करते हैं। समीक्षा क्या है? सार रूप से कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया और साथ में इसमें बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अपने युग के सामाजिक समस्याओं और प्रश्नों पर विचार करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित है। राज परिभाषा और उसके तत्व क्या क्या है? तब तक हमारे वीडियो से बने रहिए, हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।